फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। एनआईएस क्लास 10th हिंदी का चैप्टर नंबर 6 पार्ट 6 भारत की ये बहादुर बेटियां। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि भारत की जितनी भी लड़कियों ने बड़े बड़े काम किए हैं उसी के बारे में हमें पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप इस बात से सहमत होंगे कि देश के गौरव दिलाने में महिलाओं की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब देश का नाम रोशन करने में महिलाओं की जो है योगदान बहुत जरूरी है। कई महिलाओं ने अपनी शक्ति, उत्साह और लगन, मतलब पावर, एक्साइटमेंट और जो लगन होती है किसी भी काम करने, उसके सारे अनेक क्षेत्रों में बहुत नाम कमाया है। संगीत फिल्म की ही बात करें तो आप लता मंगेशकर को याद करेंगे। ओलंपिक की स्पर्धाओं, ओलंपिक के कंपटीशन के संदर्भ में आप उड़न परी पीटी उषा, उड़न परी परी पीटी उषा को कहते हैं, कर्णम मल्लेश्वरी और सुनीता रानी को याद करेंगे। इसी प्रकार सांस्कृतिक क्षेत्र में सरोजनी नायडू को और राजनीतिक क्षेत्र में अरुणा आसफ अली को याद करेंगे, जिनका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज है। इंदिरा गांधी को भारत तो क्या इंदिरा गांधी को भारत क्या पूरी दुनिया कभी नहीं भूल पाएगी। गरीबों और कुष्ठ रोगियों, गरीब और जो कुष्ठ रोगी थे उनके सेवा के द्वारा मदर टेरेसा ने संत की उपाधि, संत तक की ऊंचाई पाली थी, उनको संत कहते थे। क्या आपने भी ऐसी प्रसिद्ध महिलाओं के बारे में सुना है? आइए भारत की ऐसी ही दो बहादुर बेटियों के विषय में पढ़ेंगे। अब दो कौन कौन सी बहादुर बेटियां हैं पढ़ेंगे। चलो, उद्देश्य क्या है इस पाठ का? पहला है वर्तमान समाज में स्त्री के जीवन और कार्य क्षेत्र की प्रति प्रति सजगता को समझकर उसका उल्लेख कर सकेंगे। वर्तमान समाज मतलब मॉडर्न सोसाइटी जो है उसमें स्त्री का कार्य क्षेत्र क्या क्या काम कर सकती हैं, उसके जीवन और उनकी सजगता, अलर्टनेस, कितना एक्टिव हम हो, अलर्ट होती हैं हर एक काम को लेकर, उसके बारे में समझेंगे और उल्लेख करना सीख जाएंगे। सामाजिक दबावों के बीच, एक सोशल समाज में एक प्रेशर होता है ना, लड़कियों को ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए ना, तो उसके बीच अपनी पहचान, उन सबको छोड़कर अपनी एक नई पहचान बनाने के लिए स्त्री संघर्ष, जो स्त्री संघर्ष करती है उसके बारे में हम बताना सीख जाएंगे। स्त्री की शारीरिक, भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक सबलता का उल्लेख कर सकेंगे। ठीक है, तो सबलता मतलब वो कितनी प्रबल है, मनोवैज्ञानिक मतलब दिमाग से, फीलिंग से और बॉडी से। आदर्श महिलाओं जो आइडियल वुमेन होती हैं उनकी उपलब्धियों का वर्णन कर सकेंगे हम। आधुनिक सफल नारी के आत्मविश्वास और स्वावलंबन का उल्लेख कर सकेंगे। आत्मविश्वास तो आपको पता, कॉन्फिडेंस। स्वावलंबन होता है आत्मनिर्भर, तो खुद का विश्वास और खुद की निर्भरता का उल्लेख कर सकेंगे। आजकल की औरतें, महिलाएं आत्मविश्वास और स्वावलंबन से भली भांति हैं। समाज के लिए नारी शक्ति की उपयोगिता तथा उसके महत्व की व्याख्या कर सकेंगे। क्रियाकलाप 6.1 में कह रहे हैं, नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए, बताइए कि किन के चित्र हैं। अब ये का चित्र जो है ये इंदिरा गांधी का है, ख जो है वो पीटी उषा का है, जिसको उड़न परी कहते थे हम, और इंदिरा गांधी को तो बेहतर जानते होगे आप। और ये है प्रतिभा पाटिल, प्रेसिडेंट थी इंडिया की। ठीक है, तो इनके बारे में ये लिखा हुआ है, मतलब इनको पहचानना है तो आप यहाँ पर नाम लिख सकते हो। फिर उसके बाद कह रहे हैं इनके और अधिक चित्र और विवरण एकत्रित कर फाइल तैयार कीजिए। तो इंटरनेट पे इनके नाम से आप इनके बारे में, इनका बायोडाटा जो है, कब से क्या क्या किया है, ये सब करके विवरण इकट्ठा करके फाइल बना सकते हैं। इन्होंने बोला है बनाने के लिए। मूल पाठ पढ़ते हैं हम। भारत की ये बहादुर बेटियां, यत्र नार्यस्तु पूजन्यते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवताओं का निवास होता है, यानी वहाँ सुख, समृद्धि, शांति होती है। यह बात प्राचीन काल में मनुस्मृति में कही गई थी। मनुस्मृति जो पहले की बातें लिखी जाती थी, है ना, उसको हम कहते हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि उक्त नारी, सॉरी, वक्त नारी का सम्मान नहीं होता था, उस वक्त नारी का सम्मान नहीं होता था, और यह बात नारी के सम्मान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कही गई थी। ऐसा नहीं कि ये बात जो है वो कही रही, ये एक्चुअली में होता था ऐसा, बल्कि ये बात अनुभव से कही गई थी। प्राचीन काल में हमारे देश में नारी समाज की बहुत ही सम्मानीय सदस्य थी।
समाज की सम्मानित सदस्य थी नारी। जैसे कि इन्होंने नाम दिया है, पहला क्या, गार्गी, मैत्रेयी, गौतमी, अपाला। प्राचीन काल की प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित नारियां हैं। प्रसिद्ध, फेमस और प्रतिष्ठित, प्रतिष्ठावान है, इनकी बहुत वैल्यू होती थी। प्राचीन काल से ही नारियां हमारे देश में पुरुष के बराबर बैठती रही हैं और समाज के निर्माण कार्यों में अपना योगदान देती रही हैं। आधुनिक काल में भी नारी एक बार फिर से अपनी पूरी क्षमता, शक्ति और साहस के साथ समाज में दिखाई देने लगी है। शिक्षा के प्रचार प्रसार से वह पूरी तरह आत्मविश्वास से भर गई है। आप आज़ादी की लड़ाई का उदाहरण ले लीजिए। भीकाजी कामा, सरोजनी नायडू, अरोड़ा आसफ अली, कैप्टन लक्ष्मी सहगल आदि बहुत सारे नाम आपके जहन में आते होंगे। गांधी जी के एक आह्वान पर, एक चैलेंज पर, एक बात कहने पर न जाने कितनी महिलाएं घर बार छोड़कर देश की आज़ादी के लिए संघर्ष करने के लिए निकल पड़ी कि आज़ादी चाहिए अब। चाहे वो गांव की हो, छोटे कस्बों की हो, शहरों की हो या महानगर की हो, चाहे वो पढ़ी लिखी हो या गरीब हो, है ना, अमीर हो, कुछ भी हो, सभी वर्गों की नारियां पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आज़ादी की लड़ाई में घर से बाहर निकल पड़ी थी। आज़ादी के बाद वर्तमान समय में जब शिक्षा और तकनीक की सुविधाएं बढ़ी हैं, तो महिलाओं ने एक बार फिर से अपनी क्षमता, साहस और बुद्धिमत्ता का परिचय देना शुरू कर दिया है। अब यहाँ पर इन्होंने फोटो दे रखा है। सबसे पहले जो फोटो है किसका है, लता मंगेशकर का है। फिर मदर टेरेसा, इस तरह से महादेवी वर्मा, रानी लक्ष्मीबाई, है ना, इन सभी का फोटो दिया हुआ है, तो समझ सकते हैं आप। उसके बाद कह रहे हैं, आज जब ये कहा जाता है कि महिलाएं पुरुष से कम नहीं है, तो इसलिए नहीं कि उनके प्रति दया भावना है। दया भावना के लिए नहीं कहते हैं कि वो कमजोर हैं, इस तरह की बातें कोई नहीं है, ठीक है। बल्कि उन्होंने यह बात सिद्ध करके दिखाई है कि हम पुरुषों के समान हैं, उनसे कम नहीं है। कंधे से कंधा मिलाकर चल सकते हैं। जो काम पुरुष कर सकते हैं वो हम भी कर सकते हैं, मतलब महिलाएं। आज कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें महिलाओं की भागीदारी नहीं है। चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, प्रशासन हो, मतलब गवर्नमेंट चलाना हो, राजनीति हो, ठीक है, अर्थव्यवस्था हो, व्यापार, तकनीक क्षेत्र हो, हर जगह आपको महिलाएं काम करती नजर आएंगी। प्रशासन का मतलब पुलिस होता है। अब तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट तक पहुंचने, अंतरिक्ष यान की यात्रा करने और पुलिस प्रशासन के क्षेत्र में भी महिलाओं ने सफलता अर्जित कर ली है। चाहे हवाई जहाज उड़ाने का काम हो, रेल इंजन चलाने का काम हो, बस या ऑटो चलाने का काम हो, रिक्शा चलाने का काम हो, पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरने का काम ही क्यों ना हो, हर काम अब महिलाएं कर रही हैं। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हवाई जहाज के इंजन ठीक करने से लेकर स्कूटर ठीक करने तक ये महिलाएं एक्टिव हैं, सक्रिय हैं। इतना ही नहीं, अब तो पूरी दुनिया में सिद्ध कर दिखाया है कि महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा अधिक क्रियाशील, ईमानदार और कुशल प्रशासक हैं। मतलब कि अब पुरुषों से ज्यादा तेज और ईमानदार और ज्यादा जानकारी इनके पास है। आज समाज का चाहे जो भी वर्ग हो, हर वर्ग की महिलाएं समाज निर्माण के कार्य में आगे आ रही हैं। चाहे वे साधारण परिवार में पली बड़ी हो, मध्यम परिवार में हो या बिल्कुल निर्धन परिवार में हो। गरीब, निर्धन मतलब गरीब। कोई भी अभाव, अभाव मतलब कमी, कोई भी अभाव उनकी क्षमता के आगे बौना ही साबित होता है। मतलब पैसे, गरीबी का कोई, कमी का कोई चक्कर नहीं है। बस वो मेहनत कर करके अपने आप को आगे बढ़ा रही हैं। महिलाओं ने सिद्ध कर दिखाया है कि कठिनाइयां चाहे जितनी बड़ी हों, मुश्किलें चाहे जितनी विकराल हों, है ना, बड़ी हों, यदि साहस और आत्मविश्वास है तो दुनिया का कोई भी कार्य कठिन नहीं है। यही कारण है कि महिलाओं ने न केवल अपने देश में बल्कि विदेशों में भी भारत का नाम ऊंचा किया है। चाहे वह फिल्म निर्माण या अभिनय क्षेत्र हो, फैशन का क्षेत्र हो, चिकित्सा और डॉक्टरी का क्षेत्र हो, अनुसंधान रिसर्च का क्षेत्र हो या अन्य कोई, हर क्षेत्र में अपनी योग्यता का लोहा मनवाया है। अमेरिका और ब्रिटेन में चले जाएं, जो कि दुनिया के शक्तिशाली देशों में गिने जाते हैं, वहां भारत की महिलाएं मेडिकल, मतलब चिकित्सा, कानून, है ना, फिल्म निर्माण के क्षेत्र में पुरुषों से कहीं ज्यादा आगे हैं। भारत की आधुनिक महिलाओं की बात करते हुए हम केवल अंतरिक्ष विज्ञान और खेल को ही लें तो जो नाम सबसे पहले हमारे सामने आते हैं वे हैं कल्पना चावला और बचेंद्री पाल। ये दो महिलाएं अब भारतीय महिलाओं के अदम्य साहस, बुद्धि, कौशल और कर्तव्य निष्ठा की प्रतीक बन चुकी हैं।
मतलब उनका ऐसा साहस है जिसको दबाया नहीं जा सकता। बेइंतहा बुद्धि कौशल, दिमाग से इतना ज्यादा स्किल्ड है, चतुर है। कर्तव्य निष्ठा, जो एक बार सोच लिया कि वो काम करना है तो बस करके ही गुजर जाना है। वैसे कि क्या है, प्रतीक बन चुकी हैं, लोग उनसे नसीहत लेते हैं, उनसे सीखते हैं। ये महिलाएं किसी बहुत बड़े या संपन्न परिवार से नहीं आई, बहुत अमीर परिवार से नहीं आई जिनको सारी फैसिलिटीज मिलती हैं। ठीक है, ये भी गरीब ही थी। आगे हम इनकी स्टोरी पढ़ेंगे, आपको बहुत अच्छे समझ आएगा। न इन्हें कुछ ज्यादा सुख सुविधाएं प्राप्त थी। इनका पालन पोषण भी सामान्य भारतीय लड़कियों की तरह ही हुआ। इनकी शिक्षा दीक्षा भी सामान्य की तरह ही हुई, पढ़ाई लिखाई भी। जब इन्होंने अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना शुरू किया था तब सामान्य लड़कियों की तरह भी इनका विरोध हुआ था कि है लड़कियां अब करेंगी, लड़कियां अब इस फील्ड में जाएंगी। यही दिन देखने को मिला था, है ना, इस तरह की बातें करते हैं ना। तो ये सारे विरोध भी होते थे और बहुत सारे विरोध होते हैं। लेकिन उन्होंने अपना साहस, लड़कियों ने अपना साहस और आत्मविश्वास के बल पर लोगों के विरोध या प्रतिकार पर ध्यान नहीं दिया और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ती रही। अब हम पढ़ते हैं आगे कल्पना चावला के बारे में। देखो कल्पना चावला की फोटो है ये कहाँ की थी, सब कुछ हम पढ़ेंगे। कल्पना चावला अंतरिक्ष में पहली भारतीय महिला। ठीक है, कल्पना चावला का जन्म हरियाणा प्रांत की करनाल शहर में, करनाल पानीपत कुरुक्षेत्र के पास में 1961 की पहली जुलाई को एक साधारण व्यापारी परिवार में हुआ था। पिताजी क्या थे, बनवारी लाल उनका नाम था। साधारण व्यापारी थे। माँ संयोगिता एक सामान्य गृहिणी, मतलब नॉर्मल एक हाउस वाइफ थी। कल्पना की पढ़ाई लिखाई भी सामान्य लड़कियों की तरह उनके शहर के स्कूल से शुरू हुई थी। लेकिन कल्पना ने अपने लक्ष्य को ध्यान में रखा और साहस के साथ आगे बढ़ती रही। जब कल्पना 11वीं कक्षा में पढ़ रही थी तब अमेरिकी अंतरिक्ष यान बाइकिंग, अंतरिक्ष यान जो था, मतलब जो यान अंतरिक्ष में गया था, बाइकिंग नाम था, मंगल ग्रह पर उतरा था। इस बात से कल्पना इतनी रोमांचित हुई कि उन्होंने अपनी कक्षा की परियोजना प्रैक्टिकल फाइल बनाते हो ना वो, कि जो प्रैक्टिकल फाइल थी उसमें मंगल ग्रह को दर्शाया। शुरू से ही कल्पना के मन में अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति लगाव रहा और वे अंतरिक्ष की यात्रा के सपने देखती रही। शायद यही कारण है कि परिवार वालों के लाख मना करने के बाद भी उन्होंने चंडीगढ़ के पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज पैक में एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग, मतलब वैमानिकी इंजीनियरिंग में, अभियंता में उन्होंने एक विषय चुना और वहां से बीटेक किया उन्होंने। इसके लिए उस, है ना, उनके सहपाठी जो क्लासमेट थे उनका मजाक उड़ाते थे कि देखो अब लड़कियां भी एरोनॉटिकल इंजीनियर बनेंगी, है ना, वो भी स्पेस में जाएंगी। लेकिन उन्होंने किसी की परवाह नहीं की। 1982 में इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त करने के बाद कल्पना अपने परिवार वालों के कठोर विरोध के बावजूद भी आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका चली गई। वहां उन्होंने टेक्सास विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में एमएस की डिग्री ली। तत्पश्चात उसके बाद बोल्डर में कोलोराडो यूनिवर्सिटी में विश्वविद्यालय में वहां से 1988 में एरोस्पेस में पीएचडी की डिग्री प्राप्त कर ली। डॉक्टर बन गई अब, मतलब पीएचडी वाले को डॉक्टर कहते हैं हम, डॉक्टर कल्पना चावला। इस तरह उनके अंतरिक्ष में जाने के सपने के साकार होने का वक्त भी आ गया। जब अमेरिकी अंतरिक्ष यान को कोलंबिया मिशन के लिए वैज्ञानिकों का चुनाव हो रहा था तब 2962 प्रतियोगियों ने क्या किया, सर्वाधिक योग्य, मतलब 2962 लोगों ने एग्जाम दिया था, उसमें से एक कल्पना चावला का नाम सेलेक्ट हुआ। ठीक है, इनका सर्वाधिक नंबर आया, योग्य था इनका, ज्यादा वैल्यू थी इनकी, है ना। उस मिशन का विशेषज्ञ बनाया गया। इसके लिए कल्पना ने कठोर प्रशिक्षण और 19 नवंबर को पहली बार अंतरिक्ष की यात्रा पर निकल पड़ी। जब वे अंतरिक्ष में थीं तब तत्कालीन उस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन थे, श्री इंद्र कुमार गुजराल, उन्होंने उनसे बात की और इस अभियान के बारे में बधाई दी। उनका यह अभियान काफी सरल रहा और इस दौरान उन्होंने कई नए प्रयोग कर सबसे अपनी योग्यता का लोहा मनवा लिया। मतलब उन्होंने बता दिया कि मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। फिर जब अमेरिका ने अंतरिक्ष यान कोलंबिया के दूसरी बार अंतरिक्ष में जाने के बारे में
अंतरिक्ष में जाने का कार्यक्रम बना, तो एक बार फिर कल्पना को उसके अभियान दल में शामिल किया गया। 16 जनवरी 2003 को कल्पना एक बार फिर कैनेडी अंतरिक्ष केंद्र से अंतरिक्ष की यात्रा पर निकल पड़ी। 16 दिन के इस अभियान में 80 बार प्रयोग किए गए, जिसमें मानव शरीर, कैंसर कोशिकाओं की परीक्षा, कीट पतंगों और भारहीनता संबंधी प्रयोग शामिल थे। 29 जनवरी 2003 को इस अभियान दल के यात्रियों ने अपने इस मिशन को कामयाब बताया। मतलब उन्होंने जब पहुंचे, सारा मिशन कामयाब हो गया, तो वो खुशी से बता रहे कि हाँ भाई हमारा मिशन कामयाब हो गया। लेकिन जब वो वापस आ रहे थे, पढ़ते हैं आगे, लेकिन दुर्भाग्य की 16 दिन की अपनी सफल यात्रा के बाद जब वह विमान दल, जितने भी विमान दल में थे, 1 फरवरी 2003 को पृथ्वी पर लौट रहे थे, तो पृथ्वी के कुछ दूरी पर ही, कुछ मिनट की दूरी पर ही क्या होता है, दल का यान भयानक विस्फोट के साथ नष्ट हो जाता है और अपने अभियान दल के बाकी 7 साथियों के साथ अंतरिक्ष की यह बेटी अंतरिक्ष में खो गई। कल्पना के इस दुर्भाग्यपूर्ण अंत से पूरी दुनिया स्तब्ध रह गई। भारतीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद में कल्पना के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए घोषणा की कि उनकी स्मृति, उनकी याद में अंतरिक्ष यान क्या नाम था उस टाइम पे, मेटसेट, उसका नाम कल्पना 1 रखा जाएगा। इस प्रकार अदम्य साहस, दृढ़ इच्छा शक्ति और कर्म निष्ठा के बल पर भारत की बेटी कल्पना ने न सिर्फ महिला जाति का नाम ऊंचा किया, बल्कि पूरे देश का नाम भी विश्व इतिहास में सुनहरे अक्षरों में अंकित किया। उनकी इतनी अदम्य साहस, जिसको उस साहस को दबाया ना जा सके, दृढ़ इच्छा शक्ति, कर्तव्य निष्ठा, है ना, तभी तो इन्होंने इतना तरक्की कर ली, तभी तो इन्होंने इतनी तरक्की कर ली थी। इसके आगे हम देखते हैं पाठ्यक्रम प्रश्न 6.1। जब पहली बार कल्पना चावला अंतरिक्ष में थी, तब भारत के प्रधानमंत्री ने क्या किया था, इसमें आंसर ढूंढ के बता सकते हो। उन्होंने इस अंतरिक्ष अभियान के लिए बधाई दी थी, ठीक है, बाकी पढ़ लेना, गलत है। पढ़े हुए अंश के आधार पर निम्नलिखित घटनाओं को सही क्रम में लिखिए। अब आपने ऊपर जो पढ़ा है इसको अरेंज कर सकते हो, ठीक है, ये आपका काम है, बड़ा आसान है, कर सकते हो। नहीं आता तो नंबर वाइज मैं बता दूंगा, कमेंट करके मुझे जरूर बताना। आगे चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन में कह रहे हैं कि दिए हुए विकल्पों में सही विकल्प चुनिए। कल्पना की दुखद मृत्यु के पश्चात भारत के प्रधानमंत्री ने विशेष घोषणा की। क्या किया था, मेटसेट का नाम कल्पना 1 रख दिया गया था, ठीक है, बाकी सारे गलत हैं। चौथा क्वेश्चन, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग को अपना विषय चुनने पर कल्पना चावला के सहपाठियों ने उसका खूब मजाक उड़ाया। क्या आपके सही होने पर भी कभी आपके साथियों ने गलत साबित करने की कोशिश की आपको, मतलब अगर आप लड़की हो तो, तब क्या आपने क्या किया, अपने साथियों की बात मान ली, उस दिशा में आगे न बढ़ने का निश्चय किया, सब गलत। साथियों से जानने का प्रयास किया कि वह सही है क्या, ये भी गलत। अपने साथियों को अपनी बात समझाते हुए अपना कार्य जारी रखा, चौथा सही है। चलो उसके बाद हम करते हैं 6.1.2 बचेंद्री पाल, इनकी भी स्टोरी देखते हैं। जैसा कि हमें पहले ही बताया गया था कि हम 2 स्टोरी पढ़ेंगे, मतलब 2 बहादुर बेटियों के बारे में पढ़ेंगे। पहली महिला एवरेस्ट विजेता थी बचेंद्री पाल। पढ़ते हैं, कल्पना चावला की तरह ही बचेंद्री पाल भी साहस की पर्याय हैं। साहस की पर्याय मतलब समानार्थी है, मतलब इनका भी साहस का ही उतना योगदान रहा, ये भी साहस वाला काम करती थी, किया है इन्होंने, करती क्या थी। बचेंद्री को एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली भारतीय महिला, है ना, मतलब बचेंद्री को एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला का गौरव प्राप्त है। पहली महिला थी, जैसे कल्पना चावला पहली भारतीय महिला थी जो कहाँ गई थी, मंगल पे गई थी, उसी तरह ये। बचेंद्री का जन्म सन 1954 में चमोली जिले में परंपरागत पुरुष वर्चस्व वाले एक साधारण भारतीय परिवार में हुआ था। पुरुष वर्चस्व का मतलब होता है जहां पर ज्यादा पुरुष, मतलब पुरुष का ही ज्यादा बोलबाला होता है। पिता किशन पाल सिंह और मां हंसा देई नेगी की 5 संतानों में बचेंद्री तीसरी संतान है।
बचेंद्री के बड़े भाई को पहाड़ पर चढ़ना अच्छा लगता था, लेकिन जब बचेंद्री उनके साथ पहाड़ पर जाने की बात करती थीं, तो उन्हें डांटकर मना कर दिया जाता था। इससे बचेंद्री का मनोबल और बढ़ा और पहाड़ पर चढ़ने की इच्छा दृढ़ होती गई और मजबूत होती गई। उन्होंने निश्चय कर लिया कि वे भी वही करेंगी जो लड़के करते हैं। वे किसी से पीछे नहीं रहेंगी, बल्कि उनसे बेहतर ही करके दिखाएंगी। इसी जज्बे से पर्वतारोहण, जो पर्वत पर चढ़ते हैं उनको हम कहते हैं पर्वतारोहण, का प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया, ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी। बचेंद्री को बचपन में रोज रोज 5 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाना पड़ता था। बाद में पर्वतारोहण प्रशिक्षण के दौरान उनका यह कठोर परिश्रम बहुत काम आया। 8वीं पास करने के बाद पिता ने उनकी पढ़ाई का खर्च उठाने से मना कर दिया। बचेंद्री ने उसका भी रास्ता तलाश लिया, ढूंढ निकाला। उन्होंने क्या किया, सिलाई का काम सीखा और सिलाई करके पढ़ाई का खर्च उठाने लगी। इस तरह उन्होंने संस्कृत से एमए और बीएड की उपाधि प्राप्त कर ली। पढ़ाई के साथ साथ बचेंद्री ने पहाड़ पर चढ़ने के अपने लक्ष्य को हमेशा अपने सामने रखा। इसी दौरान बचेंद्री ने कालानाग पर्वत की चढ़ाई की। 1982 में उन्होंने गंगोत्री ग्लेशियर, जिसकी ऊंचाई है 6,672 मीटर, तथा रूटगैरा, जिसकी है 5,819 मीटर की ऊंचाई की चढ़ाई की, जिससे इनमें आत्मविश्वास और बढ़ गया। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम। अगस्त 1983 में जब दिल्ली में हिमालय पर्वतारोहियों का सम्मेलन हुआ था, तब वे पहली बार तेंजिंग नॉर्वे एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले पुरुष तथा जुंके ताबी एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला से मिली थीं। तब उन्होंने संकल्प किया कि वे भी उनकी ही तरह एवरेस्ट पर पहुंचेंगी। वह दिन भी आया जब 23 मई 1984 को दोपहर 1:07 पर एवरेस्ट पर पहुंचकर भारत का झंडा फहरा दिया। उस समय उनके साथ पर्वतारोही अंग दोरजी भी थे। इस तरह बचेंद्री को एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला होने का गौरव प्राप्त हुआ। हम कह सकते हैं कि अदम्य साहस, बहुत ज्यादा, जिसको दबाया ना जा सके, ऐसे साहस और आत्मविश्वास के बल पर भारतीय महिलाओं ने पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई है। बहुत साधनों के न होने पर भी उन्होंने लक्ष्य प्राप्ति में अपने आने वाली कठिनाइयों के सामने कभी घुटने नहीं टेके। उन्होंने सिद्ध कर दिखाया कि अगर व्यक्ति में आत्मविश्वास, लगन, साहस और दृढ़ इच्छा शक्ति हो कि ये मुझे करना है, तो अभाव भी हो ना, अगर किसी चीज की कमी भी हो ना, या अन्य कोई कठिनाई भी हो ना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता और रास्ता नहीं रोक सकता। वो जाके अपना जो भी सोच रखा है ना वो कर लेते हैं। सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, एवरेस्ट अभियान दल में बचेंद्री के साथ निम्न में से कौन सा था? अंगदोरजी थे, तेंजिंग थे, जुंके ताबी थे, हंसादेई थे। ये तो अभी अभी हमने पढ़ा है। चलो, बचेंद्री का पर्वतारोही बनने का संकल्प किस बात से मजबूत हुआ? ठीक है, तो अभी हम देखते हैं। पहला क्या है, पिता द्वारा पढ़ाई का खर्च न देने से, लड़की होने की इच्छा से, सिलाई द्वारा आमदनी से, उच्च शिक्षा के प्राप्त आत्मविश्वास से। ठीक है, तो आप इसमें टिक कर सकते हो, समझ गए होगे कौन सा सही है। अभी अभी तो हमने पढ़ाया है। अब कह रहे पाठ के आधार पर निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम में लिखिए। तो यहाँ पर 5 हैं, पांचों को अरेंज करो, दोबारा से वीडियो करो या आपकी बुक से इसे मिलाकर करो। बहुत आसान है। अब हम पढ़ेंगे फीचर क्या है। फीचर क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं हम। बहुत आसान सा है, समझ जाओगे। भारत की ये बहादुर बेटियां शीर्षक पाठ को आपने पढ़ा। इसके फीचर की शैली में क्या लिखा गया देखते हैं हम, आइए जानते हैं। कह रहे आप जानते हैं अखबारों में समाचार छपते हैं, जानकारी छपती है, और समाचारों से केवल यह जानकारी मिलती है कि कल क्या हुआ, है ना, या पिछले दिनों क्या हुआ। उदाहरण के लिए कल्पना चावला ने अंतरिक्ष से उड़ान भरी, तो अखबारों में यह खबर छपी कि एक भारतीय महिला ने अंतरिक्ष की परिक्रमा की। मतलब क्या परिक्रमा, मतलब वहां चक्कर लगाए। लेकिन कल्पना कौन है? वह अंतरिक्ष में जाने का साहस कैसे जुटा पाई? उसकी इस बहादुरी ने समाज को किस प्रकार से प्रभावित किया? समाज को किस प्रकार से प्रभावित किया? इन बातों को सरल भाषा और
सरल भाषा और मनोरंजक शैली में बताया जाए तो उसे हम फीचर कहते हैं। ठीक है, मतलब तेल मसाला लगा के अर्थात क्या हुआ यह बताना समाचार है। ठीक है, जो कुछ हुआ वह क्यों और कैसे हुआ, इसका परिणाम क्या, रिजल्ट क्या होगा, परिणाम क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, यह बताना फीचर का काम है। फीचर में घटनाओं को हमारी आंखों के आगे उतार दिया जाता है, कानों में घटनाओं की आवाज गुंजा दी जाती है। अखबार के 3 काम बताए जाते हैं। अखबार के 3 काम क्या है? सूचना देना, शिक्षा देना, मनोरंजन देना। अगर ये तीनों चीजें हैं तो आपका अखबार बहुत अच्छे से चलेगा। समाचार सूचना देते हैं, फीचर हमें शिक्षित करते हैं और हमारा मनोरंजन करते हैं। फीचर में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि वह रोचक भी है ना? रोचक बहुत जरूरी है। फीचर कई प्रकार की होती हैं या हो सकते हैं। जन रुचि वाले, गंभीर विश्लेषणात्मक, मतलब एनालाइज करना, किसी के बारे में डीपली समझना, हल्के फुल्के और मनोरंजन तथा व्यक्तित्व संबंधी, किसी के इंसान के बारे में थोड़ा सा मनोरंजन या हल्की फुल्की बातें। भारत की ये बहादुर बेटियां अंश व्यक्तित्व संबंधित या पर्सनैलिटी फीचर है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर किसके बारे में बात कर रहे हैं? व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं, इसलिए। आगे बढ़ते हैं हम। फीचर पत्रकारिता जगत की महत्वपूर्ण विधा है। ठीक है, जिसमें सम सामयिक पकड़ को प्रधानता दी जाती है, मतलब उस समय क्या चल रहा है उसके बारे में बताना, या उस समय जो उस बात को पकड़ के आपने बताई है ना, इस ऐसी बातों को यहाँ पर प्रधानता दी जाती है। यही कारण है कि इसको समाचारात्मक निबंध की संज्ञा दी जा सकती है। विषय प्रस्तुति ही फीचर को शक्ति देता है। यह किसी पाठक के लिए शिक्षक, पथ प्रदर्शक का काम करता है। पथ प्रदर्शक जो आपको रास्ता दिखाता है वैसा काम करता है, आपको कोई जानकारी बता रहा है ना। इसकी भाषा जो है वो सहज, सरल और सभी को समझ में आने वाली होती है। इसमें प्रसंगानुसार शब्दों का चयन किया, प्रसंग होता है ना, प्रसंगानुसार शब्दों का चयन किया जाता है। ये शब्द किसी भी भाषा के हो सकते हैं, जैसा कि आपने यहाँ ध्यान दिया होगा कि कल्पना चावला वाले अंश में इंजीनियरिंग की विविध शाखाएं प्रचलित हैं, मैकेनिकल, केमिकल, एरोनॉटिकल, इन्हें ज्यों का त्यों ले लिया गया है। हाँ, इंग्लिश के वर्ड थे। इसी प्रकार अन्य अंग्रेजी के, इंग्लिश के शब्दों का प्रयोग भी यहाँ वहाँ आपने पढ़ा होगा, उन पर ध्यान दीजिए। फीचर में अब न्यूज़पेपर जो पढ़ते हो उसमें तो हिंदी, इंग्लिश, उर्दू सब मिक्स होता है ना? क्यों? क्योंकि आपको मजा है, इंटरेस्टिंग हो, रोचक हो और आपको जानकारी भी मिले, है ना? चलो, फीचर में शैली का विशेष ध्यान रखा जाता है। यहाँ मनोरंजक शैली का ही प्रयोग किया गया है। इसके साथ चित्र, छाया चित्र भी हो तो इसको हम सचित्र फीचर कहते हैं। जैसे अभी हम पढ़ रहे थे तो वहां पर फोटो भी था ना, तो हम सचित्र फीचर भी कह सकते हैं। मात्र चित्र हो तो फोटो फीचर कहते हैं, मात्र चित्र ही है तो फोटो फीचर कहते हैं। जैसे आपने अभी ये वीडियो प्ले की तो वहां पर 5 सेकंड का एनिमेशन होगा, है ना, तो उसे भी आप समझ सकते हो। रेडियो फीचर भी होते हैं, किंतु ध्वनि माध्यम होने के कारण इनकी शैली बिल्कुल भिन्न होती है। रेडियो में भी फीचर होते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ आवाज है, इसलिए क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। भारत की बहादुर बेटियों में आगे चलते हैं हम। क्रियाकलाप 6.1 कहते हैं कि आपको जो भी खिलाड़ी अच्छा लगता है उसकी विशेषताएं बताते हुए उस पर फीचर लिखिए। अब आपको जो खिलाड़ी अच्छा लग रहा है उसके बारे में लिखिए। महेंद्र सिंह धोनी लग रहा है ना, या जो भी सही लग रहा है उसके बारे में लिखिए। अपनी माँ पर एक फीचर लिखिए, अपनी माँ के बारे में भी आप लिखिए, बहुत अच्छी बात है। मैं तो कहता हूँ दूसरा नंबर सबसे पहले लिखो आप। तीसरा, अपने आसपास की किसी ऐसी महिला का चित्रण कीजिए जिन्होंने किसी न किसी क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है। तो आप ढूंढो आपके क्षेत्र में कौन सी महिला है और लिखो। अब हमारा स्टार्ट होता है, आपने क्या सीखा, इससे आपको पता चल रहा है कि ये पार्ट खत्म होने वाला है। भारत की ये बहादुर बेटियां एक फीचर है जो विभिन्न क्षेत्रों में प्रसिद्धि के शिखर पर पहुंची महिलाओं को पर लिखा गया है। मतलब क्या, अलग अलग फील्ड में जो फेमस हो गई हैं मेहनत करके, है ना, तो ऐसी महिलाओं के बारे में लिखा गया है। प्रसिद्ध पुरुषों महिलाएं पुरुषों से कम नहीं है। भारत की बेटियों ने अपने आत्मविश्वास, संकल्प और परिश्रम, मेहनत से ऐसी उपलब्धि हासिल की है जिससे भारत को पूरे संसार में सिर उठाने का मौका मिला है। नारियों में अदम्य शक्ति छिपी है, ऐसी शक्ति जिसको छिपाया नहीं जा सकता, दबाया नहीं जा सकता, है ना, अदम्य शक्ति छिपी है। उन्हें उपयुक्त अवसर
मिलना चाहिए। कल्पना चावला, बचेंद्री पाल जैसी बहादुर बेटियों की जीवन कथाएं सभी को प्रेरित करेंगी, आपको भी प्रेरित करेंगी। दुनिया की आधी आबादी महिलाओं की है, उनके विकास से ही किसी देश का, दुनिया का विकास संभव है। ठीक है, आगे चलते हैं। नारी शक्ति की दृष्टि से भारत किसी भी देश से पीछे नहीं है। इन्हीं बातों को इस फीचर में दो नारियों के माध्यम में बताया गया है, उन्हीं के माध्यम से तो बताया गया था। आधुनिक नारियां छुई मुई नहीं है, वे शक्ति स्वरूपा है, शक्ति वाली महिलाएं हैं। छुई मुई नहीं है कि छू लो डर जाएंगे, है ना। योग्यता विस्तार पढ़ते हैं हम। जब भारत में महिलाओं की रक्षा के लिए और उनके साथ किए जाने वाले भेदभाव के खिलाफ कई कानून बन गए हैं, है ना, जिनके द्वारा समाज में उनकी स्थिति को बेहतर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। हमारे यहाँ जन्म से पूर्व ही परीक्षण करवाकर संतान का लिंग पता कर लिया जाता है कि वो लड़का है लड़की है, कर लिया जाता था, तथा यह पता चलने पर किसी की गर्भ में पलने वाली संतान कन्या होगी। कई बार गर्भपात करवा लिया था, मतलब उसको मरवा दिया जाता था अंदर ही। यह संभव न होने पर पैदा होते ही नवजात कन्या को मारने का उदाहरण भी सामने आया है। मान लो पता नहीं चला कि लड़का है लड़की है, ठीक है, और पैदा होगी, तो अब पता चला कि लड़की है तो कई लोगों ने मार भी दिए, ऐसे भी उदाहरण आए हैं सामने। इन सब स्थितियों के ध्यान में रखते हुए 1994 में 1994 में प्रसव पूर्व निदान तकनीकी अधिनियम पारित हुआ। प्रसव पूर्व मतलब डिलीवरी से पहले, बच्चा पैदा होने से पहले अगर उसकी जानकारी हो रही तो उसके लिए एक अधिनियम पारित हुआ, जिसके द्वारा गर्भावस्था में लिंग की पहचान पर रोक लगा दी गई। यही नहीं, भ्रूण हत्या, है ना, मतलब पेट में ही मार देना को अपराध घोषित करते हुए उचित दंड का भी प्रावधान किया गया कि अगर आप ऐसा करते हो तो आपको उचित दंड दिया जाएगा। महिलाओं की रक्षा और सशक्तिकरण, मतलब उनको थोड़ा शक्ति देना, बढ़ावा देना हेतु उसके लिए अनेक ऐसे नियम भी बनाए गए हैं, जिनके द्वारा यदि पुरुष परिवार में अपना वर्चस्व साबित करने के लिए उन्हें प्रताड़ित करता है या परेशान करता है तो वे घरेलू हिंसा कानून के अंतर्गत दंडित करा सकती हैं। वर्चस्व साबित मतलब कि मैं मर्द हूं तो मेरी बात लगेगी, इस तरह से अगर परेशान कर रहा है, या कोई और रीजन हो सकता है, अपने आप को ज्यादा बड़ा दिखाने के चक्कर में उनको परेशान कर रहा है, प्रताड़ित कर रहा है, तो वो भी घरेलू हिंसा कानून के अंदर आता है और दंडित हो सकता है। ठीक है, आज महिलाओं का आत्मविश्वास तो बढ़ा ही है, वे स्वयं भी और अधिक साहसी बनी है। ठीक है, खुद ही मेहनत करके अधिक साहसी बनी है, चाहे वह छेड़खानी का मामला हो, भेदभाव का मामला हो, भेदभाव डिस्क्रिमिनेट, है ना, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं ना कि तुम औरत हो मैं आदमी हूँ, इस तरह से, या दहेज का मामला हो, उनके साथ किसी तरह के अन्य अन्याय का महिलाएं स्वयं उठकर खड़ी हो जाती हैं और उसका विरोध करती हैं। अब तो महिलाओं ने अपने अधिकार के लिए कई स्वयंसेवी संगठन भी खोली है। स्वयंसेवी संगठन जो होता है, जैसे एक तरह से एनजीओ की तरह आप समझ सकते हो, संगठन होता है, इसमें पैसे मिला के, है ना, लोगों की हेल्प की जाती है ना, इस तरह से बहुत सारी चीजें होती हैं। अब बाकी आप गूगल पे पढ़ो, इसके बारे में बहुत सारी डीपली बातें समझ जाओगे। ठीक है, ये चैप्टर है, अगर मैं स्वयंसेवी संगठन बताने लगा बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा। आगे चलते हैं। हाल ही में जब अमेरिका मानव क्लोनिंग की वकालत कर रहा था, तब महिलाओं ने इसे मातृत्व के खिलाफ एक साजिश बताया और उसके विरोध में खड़ी उठी। इसके परिणाम स्वरूप इसके बाद क्या हुआ, पूरी दुनिया में मानव क्लोनिंग पर रोक लग गई। इस तरह आधुनिक महिला ने अधिक आत्मविश्वासी, निर्भय, जिसको डर ना हो, निर्णय लेने की क्षमता से परिपूर्ण, भरी हुई, कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार, अनुशासन प्रिय होकर समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। वह अपने अधिकारों के प्रति पूरी तरह सजग, एक्टिव और अन्याय के विरोध में कमर कसकर एक्टिव रहती हैं, तैयार रहती हैं। बस जरूरत है कि उनकी क्षमता और कौशल को समझने की। हमें मर्दों को ऐसी उनकी कौशल को समझना चाहिए और उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए, उनका वाहवाही करना चाहिए, उनको बढ़ावा देना चाहिए। सराह, ठीक है, आगे चलते हैं हम। कल्पना चावला, पाठांत प्रश्न है यहाँ पर। कल्पना चावला को लोगों ने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग पढ़ने से क्यों मना किया? आपको समझ आ गया होगा क्यों, क्योंकि वो चाहते थे कि सिर्फ लड़के ही तो पढ़ रहे हैं, लड़कियां कब से पढ़ने लगी, है ना, इस तरह से मना कर रहे थे कि लड़कियां कैसे पढ़ लेंगी लड़कों की तरह। तो ये मेंटालिटी थी, इसके लिए ऐसा मना कर रहे थे। बाकी आप और अच्छे से लिख सकते हो तो लिखो। अगर आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति आए तो
आप कल्पना चावला के जीवन से क्या प्रेरणा लेंगे? तो ठीक है, हम अपने दृढ़ निश्चय पे अड़े हुए हैं, हम मेहनत करेंगे और जो हमने सोच रखा है उसको अचीव करेंगे, प्राप्त करेंगे। यही तो बात सही है ना। सेकंड, बचिंद्री पाल ने सिलाई करके पढ़ाई जारी रखी। यदि आपके सामने भी इस तरह की कोई आर्थिक या पारिवारिक समस्या है तो आप इसका हल किस प्रकार करेंगे? तो आप भी चाहोगे कोई ना कोई काम करो, साथ के साथ पढ़ाई करो और जो फील्ड जिस फील्ड में जाना चाहते हो उस पर भी फोकस रखो साथ के साथ, तो आप वो जो आपका दृढ़ निश्चय है उसमें कामयाब हो जाओगे। तीसरा फीचर किसे कहते हैं? भारत की ये बहादुर बेटियां फीचर है, सिद्ध कीजिए। तो उसके बारे में तो हमने पढ़ा ही था अभी, आप वहां से जाके कॉपी कर सकते हो। आंसर इसका इस पाठ का शीर्षक आपको उचित लगता है या नहीं? यदि उचित लगता है तो क्यों? अब ऑब्वियसली भारत की बहादुर बेटियों के बारे में बात किया जा रहा है, तो हम कहेंगे भारत की 2 बहादुर बेटियां। अच्छा, या 3, जितने भी बहादुर बेटियां हैं। अब इसमें बहुत सारी बहादुर बेटियां हैं, अगर उन सभी के बारे में करेंगे तो ये तो बहुत बड़े चैप्टर तो खत्म ही नहीं होना है। इसलिए यहाँ पर एक नाम दे दिया गया है। क्या नाम दे दिया गया हम देखते हैं। कहाँ चला गया, एक मिनट रुकिए। हाँ, बहादुर की सॉरी, भारत की ये बहादुर बेटियां। ठीक है, बेटियां मतलब सारी बेटियों के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, समझ गए होगे। कल्पना चावला और बचेंद्री पाल अपने विषय में सोच समझकर स्वयं फैसला लेने वाली साहसी, दृढ़ निश्चयी, आत्मविश्वासी महिलाएं हैं, इसलिए वे आज इस रूप में याद की जाती हैं। तो अभी इससे पहले जो क्वेश्चन में था कि उचित है, तो हाँ उचित है, क्योंकि उन्होंने काम अपना पूरा करके दिखा दिया जो सोचा था। इसलिए इसलिए तो भारत की बेटियां होने का गर्व हमें है और उनकी तारीफ कर रहे हैं, उसके बारे में पढ़ रहे हैं, उनके बारे में पढ़ रहे हैं हम। आज भी हमारे समाज में कुछ हिस्से में लड़के और लड़कियों का भेद किया जाता है ना? आपकी दृष्टि से उचित है? नहीं, उचित तो नहीं है, गलत है। ठीक है, तर्क सहित। तर्क सहित का मतलब आप एग्जाम्पल दोगे पूरी दुनिया का, भारत का भी, कि लड़कियां मनुष्य की तरह, या सॉरी मनुष्य मैं कह रहा हूँ, मेल की तरह, आदमी की तरह काम कर सकती हैं, करती भी हैं और उनसे आगे भी निकली हैं। तो हमें भी उनको मौका देना चाहिए, उनकी वाहवाही करनी चाहिए। निम्नलिखित अनुच्छेद पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इससे पहले भी हमने ऐसा पढ़ा था पिछले चैप्टर में। तो पहले हम पैसेज पढ़ते हैं। क्या है यहाँ पर? तैराकी आनंद की वस्तु होने के साथ साथ हमारी आवश्यकता भी है। ठीक है, नदियों की तैराकी मतलब समझते हो ना, स्विमिंग। स्विमिंग क्या है? आनंद की वस्तु है, मजा आता है आपको करने में, साथ ही हमारी आवश्यकता भी है, बॉडी फिट रहती है हमारी। नदियों के आसपास के गांव में लोग सड़क मार्ग ना होने पर एक दूसरे से तभी मिल सकते हैं जब उन्हें तैरना आता हो। पहले की बात है ये। पहले नदी के इस पार गांव, दूसरे पार गांव, बीच में कोई रास्ता ही नहीं, तो नदी पार करके ही जाते थे, है ना? या नदी से क्या लेते थे? नाव लेते थे। प्राचीन काल में नावें कहाँ थी? सही बात है, नहीं थी। तब तो आदमी तैर कर ही नदियों को पार करना पड़ता था। किंतु तैरने के लिए आदमी या आदिम मनुष्य को निश्चय ही प्रयत्न और परिश्रम करना पड़ा होगा। अब वहां जाना है नदी के पार, तो इंसानों या मनुष्य ने क्या किया था? खुद ही तो वो कोशिश किया होगा ना, परिश्रम किया होगा, तभी तो वो पार जाने लगा, तभी तो स्विमिंग सबको आने लगी धीरे धीरे। अगर पहले कोई स्विमिंग नहीं करता तो आज तक कोई कर ही नहीं रहता, किसी न किसी ने तो स्टार्ट किया होगा पहले, तभी तो ये चला आ रहा है स्विमिंग। क्योंकि उसमें अन्य प्राणियों की भांति तैरने की जन्मजात क्षमता नहीं है। ये बाद में सीखते हैं, ऐसा नहीं कि पैदा हुए सीख कर निकले, ऐसा नहीं है। ठीक है, जल में मछली और जल जीवों में स्वच्छंद विचरण करते देख मनुष्य ने उसी प्रकार तैरना सीखने का प्रयास किया और धीरे धीरे उसने इस कार्य में अपना निपुणता प्राप्त कर ली और आज तैराकी का एक कला के रूप में गिनी जाने लगी है। जल में मछली और जल जीवों की स्वच्छंद विचरण करते हुए मतलब जो जल में कोई जानवर रह रहा है ना? मछली मान लो कोई है, मछली है, तो वो खुद से ही तैरना सीखती है ना, इसी तरह मानव भी तैरना सीख रहा है। विश्व में जो खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं उनमें तैराकी प्रतियोगिता अनिवार्य रूप से सम्मिलित की जाती है। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं, इसके क्वेश्चन देखते हैं। इसके क्वेश्चन में क्या, प्राचीन काल में तैराकी मनुष्य की आवश्यकता क्यों थी? अभी भी तुमने पढ़ा, क्योंकि इस साइड और इस साइड बीच में क्या है? बीच में है पानी। मुझे यहाँ से यहाँ जाना है तो क्या करूंगा मैं? तैर के तो जाऊंगा, बिना तैर के तो मैं जा ही नहीं सकता। ठीक है, समझ गए होगे, बिना तैर के तो मैं जा ही नहीं सकता, इसलिए आवश्यकता पड़ी। तैराकी व्यायाम है या खेल है, अथवा दोनों? तो दोनों है, हमने ऊपर पढ़ा भी। तर्क देते हुए लिखिए, वहीं कॉपी कर लो। इस अनुच्छेद का सार एक तिहाई शब्दों में लिखिए, जैसे अब पिछले चैप्टर में बताया था, इसलिए यहाँ भी आप
कर सकते हो। कैसे बताते हैं पिछले चैप्टर में, देख लेते हैं। 1/3 लिखना है ना, तो देख लो पहले कितना है ये, 1 2 3 4 5, और एक मान लो ये भी है 11 है। 11 का 3 से डिवाइड करोगे, 1/3 बोला तो 3 से करोगे, 1/4 तो 4 से करोगे, तो 3 का 4 से करोगे 12, है ना। 3 का अगर 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 इंटू 4 करोगे मतलब, तो 12 आएगा, ये तो 11 है। आप मिनिमम कम से कम 3.5 से लेकर 4 लाइन लिखो, मतलब ये आपका यहाँ तक खत्म हो जाना चाहिए, इतने में लिखोगे आप, ठीक है। इतने में आप लिखोगे तो ये हो जाएगा। अब इसको शॉर्ट में लिख सकते हो आप, समझ गए होगे। आगे चलते हैं। अनुच्छेद से जातिवाचक संज्ञा के 5 उदाहरण छाट। जातिवाचक मतलब किसी जाति के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो जातिवाचक संज्ञा होता है, उसको छाट कर लिख लें। आप लिख लो आप, नहीं लिख लो कमेंट करना, मैं बता दूंगा। अनुच्छेद में, अनुच्छेद से ऐसे दो दो शब्द छाटिए जिसमें जिनमें उपसर्ग या प्रत्यय है। उपसर्ग प्रत्यय हमने पहले पढ़ा था पिछले चैप्टर में, ठीक है। तो उसमें से देख सकते हो उन शब्दों में शामिल उपसर्ग तथा दो प्रत्ययों का भी उल्लेख कीजिए। तो पहले तो आप उपसर्ग और प्रत्यय देखो पिछले चैप्टर से, ठीक है। और फिर इसका आंसर देना है, नहीं आता कमेंट जिंदाबाद। उसके बाद देखो यहाँ पर आंसर आ गया, और आंसर आप मैच कर लो जो जो हमने किए। बाकी आपने भी कुछ किए होंगे, मैंने वहाँ पर स्किप कर दिया था लेक्चर को थोड़ा छोटा करने के लिए, ठीक है। बाकी तो मैं कोशिश करता हूँ कि पूरा का पूरा चैप्टर आपको क्लियर करा दूँ। बाकी समझ रहे हो क्या आप? अच्छा देखो, मैं हर एक चैप्टर में, हर एक चैप्टर की वीडियो में मैं बताता हूँ कि आप सिर्फ और सिर्फ किस पे सबसे पहले ध्यान दो, पूरा कंटेंट्स क्या है, स्टोरी क्या है। जब वो स्टोरी आपको अच्छी समझ आ जाएगी तो क्वेश्चन आंसर को तो धुआं में उड़ा दोगे, ठीक है। तो पहले स्टोरी पढ़ना सीखो आप अच्छे से, क्वेश्चन आंसर पे ज़्यादा फोकस ना करो, ठीक है। स्टोरी पढ़ने के बाद क्वेश्चन आंसर आप खुद से देने के लिए कोशिश करो, जैसे मैं समझा रहा हूँ। तो क्वेश्चन आंसर तो मैं सारे कराता नहीं, जानबूझ कर कि आप थोड़ी मेहनत करो। बाकी क्वेश्चन आंसर की एक अलग सीरीज बनाऊंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो बोर्ड में आते हैं, है ना। इसलिए मैं यहाँ पर स्किप भी कर देता हूँ, और आपके लिए भी कि आप मेहनत करोगे तो आपको और अच्छे से आएगा। बाकी मेरी बातों को समझ सक रहे होगे आप लोग, ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है। चैप्टर खत्म, और हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में।